नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अस्पताल में धूम्रपान करने पर चालान काट की समझाइश। अस्पताल के आसपास धूम्रपान बेचने वाले दुकानों पर भी होगी कार्रवाई। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, दलितों पर एक बार नहीं 4 बार हुआ है हमला। कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं दलितों पर हमले। अस्पताल में हेलमेट चोरी करते पकड़ा, चोर को कोतवाली पुलिस ने किया हवाले। अधिकारी और ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता, तिजारा में धरना हुआ समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में बीती रात इस सर्दी की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा। एक तरफ जहां शाम ढलते ही घने कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया था, वहीं शीतलहर ने भी लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया। जहां शाम ढलते ही घने कोहरे की वजह से यातायात के साधनों पर भी असर देखने को मिला, वहीं ठंड से निजात पाने के लिए कुछ लोग आग का सहारा भी लेते हुए देखे गए। मंगलवार सुबह भी यही नजारा देखा गया। कोहरा तो कुछ कम दिखा, लेकिन शीतलहर ने लोगों को परेशान रखा। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे भी बसों में ठिठुरते हुए नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। साथ ही बुधवार को तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम के अनुसार गुरुवार को 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लुढ़क सकता है, जो अभी तक सबसे कम तापमान भिवाड़ी का दर्ज होगा। अगर देखा जाए तो दैनिक काम पर जाने वाले लोग भी गर्म कपड़ों के साथ घने कोहरे से बचने के लिए बरसाती का प्रयोग कर रहे हैं। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को क्षेत्र में गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है, और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में प्राचार्य, शिक्षाविद एवं राजनैतिक विचारक प्रोफेसर DR शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान और वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रोफेसर शर्मा ने इस अवसर पर छात्राओं और बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय युवाओं में संविधान के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं इसके इतिहास और महत्व को उजागर करना इस समय बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि देश का संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इतिहास एवं भौगोलिक विशेषताओं, देश की शानदार परंपराओं तथा समरसता युक्त लोकतांत्रिक मूल्यों को समेटे हुए है। भारतीय संविधान की वैश्विक पटल पर मिसालें दी जाती हैं। विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी अनेक अवसरों पर भारतीय संविधान और लोकतंत्र की तारीफ करता रहा है। कॉलेज संरक्षक अभिनव शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की लोकतांत्रिक, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष सोच को परिलक्षित करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम और BN राव जैसे 389 संविधान विशेषज्ञों के द्वारा भारतीय संविधान की रचना की गई।
जिसमें कुल 12 महिलाएं भी सम्मिलित थी। लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों से युक्त संविधान हमें जीना सिखाता है। इस अवसर पर कॉलेज ट्रस्टी पंडित हरि सिंह शर्मा, चंद्रकला शर्मा, सचिव प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर शिवानी यादव, अलका चौधरी, चंद्रभान जहांगीर, अमित कुमार, नेहा चौधरी, मनीषा चौधरी, पायल जहांगीर, दिव्या सैनी, तनीषा चौधरी, वर्षा चौधरी, वंदना गुर्जर, गरिमा शर्मा सहित अनेक शिक्षाविदों और विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र और भारतीय संविधान की मानवीय मूल्यों के संदर्भ में विशेषता पर अपने विचार व्यक्त किए गए। नौगांवा थाना क्षेत्र गांव नारथला गांव में भेड़ की पूंछ काटने के चलते दलित समाज और विशेष समुदाय के लोगों में हुए विवाद को लेकर दलित समाज के घायल व्यक्ति पदम मेघवाल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा अस्पताल पहुंचे और वहां दलित परिवार के भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मिले और उनके हालचाल जाने। मरीज के परिजनों ने उसको बताया कि अस्पताल प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते मरीज पदम मेघवाल का इलाज नहीं कर रहा और उसको डिस्चार्ज करने में लगा हुआ है, जबकि मरीज की अभी स्थिति खराब है। उसके बावजूद मरीज पदम मेघवाल को डिस्चार्ज कर उसको ट्रॉमा वार्ड में बाहर कर दिया गया, जबकि ट्रॉमा में भर्ती पदम मेघवाल को डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने इलाज के बाद ही उसको डिस्चार्ज किया था। डिस्चार्ज के बाद ट्रॉमा वार्ड में भर्ती पदम मेघवाल की फाइल बंद हो गई। ऐसे में फाइल बंद होने के बाद ट्रॉमा वार्ड का स्टाफ इलाज कैसे करेगा? लेकिन फिर परिजनों का आरोप है कि मरीज पदम मेघवाल का इलाज सही ढंग से नहीं हुआ। ऐसे में अस्पताल प्रशासन न तो पदम मेघवाल को जयपुर रेफर किया और ना ही अस्पताल में उसको दोबारा से भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पदम मेघवाल की 3 जगह फ्रैक्चर होने के बावजूद भी उसे 2 दिन तक अस्पताल प्रशासन ने इलाज नहीं किया और उसको मंगलवार सुबह डॉक्टरों ने ट्रॉमा वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद भाजपा नेता जय आहूजा और भीमसेना जिला अध्यक्ष नवल सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात कर उसको 1 दिन के लिए अस्पताल में इलाज के लिए रुकवाया। लेकिन जैसे तैसे एक रात पदम को वार्ड में रखा गया, लेकिन बुधवार सुबह उसको ट्रॉमा वार्ड से बाहर निकाल दिया और कहा इसको घर ले जाओ। उन्होंने कहा कि अभी मरीज को आराम नहीं है, उसको घर ले जाकर भी क्या करेंगे। इस मौके पर ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि नारथला गांव में अधिकतर लोग दलित समाज के रहते हैं और वह अपनी जमीन जोत रहे थे और मेव समाज वर्तमान विधायक साफिया खान और मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान के चलते गुंडागर्दी करने में लगे हुए हैं और पूरा जंगल राज हो रहा है। उन्होंने बताया कि दलित समाज के ऊपर 4 बार हमला हुआ है। दलित समाज के खेतों पर विशेष समुदाय के लोग कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि दलित समाज के लोगों पर हुए हमले को लेकर ना तो थानेदार सुन रहा है और ना ही डीएसपी सुन रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में रेंज आईजी से बात की गई है। उन्होंने कहा कि थानेदार और डीएसपी को तत्काल हटाया जाए और अगर उनको नहीं हटाया गया तो इलाज करना हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी दलित परिवार का मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होगा। के संदर्भ में मैं आया हूँ। नौगांवा के पास शेरपुर और शेरपुर मंदिर और उसके पास के 3-4 गांव नारथला, खैरतला, शेरपुर बास, वहां पर बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग, मेघवाल के समाज के लोग रहते हैं। ये जमीन जोत रहे थे, बो रहे थे। जबरदस्ती गुंडागर्दी करके वहां पर लोग बोलते हैं एक जमात, एक समाज, एक समुदाय। मैं सीधा बोलता हूँ मेव समाज के लोग गुंडागर्दी इसलिए कर रहे हैं कि विधायक है साफिया खान और पूर्व विधायक जुबेर खान जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ताज्जुब ये है मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलए होते हुए भी अन्याय कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जंगल राज, गुंडा राज, कांग्रेस का राज, हम पहले ये बात कहते रहे। और यहाँ मेडिकल में बैठे हुए डॉक्टर साहब, कल मेरी 3 बार पीएमओ साहब से बात हुई, किसी को भी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। पर्टिकुलर नाम बताया पदम का, सुरेश का, ये मरीज पदम पड़ा हुआ है। सारे पीड़ित मेघवाल, बैरवा, बलाई या जाटव सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इन पर हमला हुआ है। संदर्भ ये है कि वहाँ 9 बीघा जमीन मंदिर की है बाबा लालदास की और 7.25 बीघा जमीन किसी कंपनी की। उसको जबरन कब्जा करना चाहते हैं मेरे समाज के लोग। ये लोग वर्षों से जोत रहे हैं, बो रहे हैं, गरीब लोग, और उस जमीन पर उन मेवों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन न थानेदार सुन रहा है इनकी, न डीएसपी सुन रहा। और एससी का केस डीएसपी डील करता है, सीओ डील करता है। कल मेरी आईजी साहब से बात हो गई, आईजी साहब ने भी सीओ देशराज गुजर को कहा है। आज मुझे रुकना था यहाँ, लेकिन मेरी श्रीमती जी बीमार होने के कारण वापस मुझे जयपुर जाना पड़ रहा है। बैरोड मेरा प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम यहाँ था, एक बैरोड कॉलेज में मैं अतिथि के रूप में बुलाया गया, वहाँ शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा हूँ।
यहीं से मैं सीधा जाऊंगा। यहाँ आकर के मुझे इन सब की सुध लेनी पड़ी। फोन पे लगातार बात होती रहती है, लेकिन फोन की बात पर्याप्त नहीं होती। आईजी साहब को मैं कल फिर मिलूंगा, कहूंगा कि ऐसे थानेदार डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई हो, और आप कार्रवाई नहीं करना जानते तो हम करना जानते हैं। अभी आप पीएमओ से मिले हैं, क्या सूचना दिया उन्होंने? पीएमओ साहब से कल मेरी बात 1 बार 2 बार 3 बार हुई। कोई मरीज डिस्चार्ज नहीं होगा, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद जहां डॉक्टरों की धांधली, और मैं उन लोगों में हूं, कम्युनिस्ट नेता तो हॉस्पिटल में दंगा करते थे, मैंने कभी हॉस्पिटल में दंगा नहीं किया। लेकिन दलित समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय देख करके बहुत दुख और कष्ट की बात है कि मुझे यहाँ आकर के थोड़ा गर्म नरम बोलना पड़ा। अब पीएमओ साहब बहुत समझदार हैं, डॉक्टर सुनील चौहान इस मरीज को वापस भर्ती करेंगे। अलवर काला कुआं निवासी वंशु शर्मा का हाल ही में गाना तागड़ी का शो रिलीज हुआ, जो कि यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। इसी के प्रमोशन के लिए वंशु शर्मा अलवर आई हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने इस गाने के बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। सोनोटेक प्रोडक्शन हाउस बैनर तले बनी तागड़ी का शो की शूटिंग हरियाणा के हिसार जिले में हुई, जिसके डायरेक्टर रमेश माजरिया थे और मुख्य भूमिका में एक्टर हीरो सोनी, अभिनेत्री हिमांशी गोस्वामी और वंशु शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई। वंशु शर्मा ने बताया कि उनके और भी गाने मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि बेवड़े, भरतारजी, छमाछम, सोकन और चांस। इन गानों में उन्होंने अपने कला का जादू बिखेरा है। वंशु शर्मा ने यह भी बताया कि हरियाणा में फिल्म और शो से भी ज्यादा वेब सीरीज में भी भूमिका निभा चुकी है। फिल्म रजनी और वेब सीरीज चौधरी साली की मजबूर बाप, दहेज के लोभी, अंग्रेजन बन्नो, बदला, दिमाग का दही, रक्षाबंधन आदि में वंशु शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई। वंशु ने बताया कि उसके इस कामयाबी के पीछे उनके गुरु रमेश मझरिया और पिता गणेश शर्मा और माता सीमा शर्मा उन्हें बहुत सहयोग करते हैं। साथ ही उनकी दीदी मनीषा शर्मा और जीजा नितिन शर्मा वंशु को बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है वो की तो इन्होंने मुकेश दास सर ने, और इसलिए की है क्योंकि रिसेंटली जो मेरे सॉन्ग आए हैं तागड़ी का शोर, छमाछम, और जो आने वाले मेरे जो प्रोजेक्ट है उनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। क्या कर रहे हैं? क्या कौन से अभी गाने का प्रमोशन? हाँ जी, ये जो तागड़ी का शोर जो है इसके प्रमोशन के लिए आए हैं। और आने वाले जो मेरे प्रोजेक्ट हैं वो असुरा मूवी है, ताबीज मूवी है और बबलू की बबली मूवी है। उसके लिए भी मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उनमें भी मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे अलवर से बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। अलवर की बेटी हूँ, अलवर से सपोर्ट तो मिलना चाहिए ना। और सॉन्ग भी मेरे आने वाले हैं, मीठे मीठे बोल, हुस्ना की रानी और घूंघट की फटकार। शुरुआत मैंने की थी हरियाणा रोहतक से की थी। मेरा जो फर्स्ट एपिसोड आया था, एक छोटा सा एपिसोड आया था अंगूरी साइकिल पर, वो आया था मेरा 21 मार्च को मैंने शूट किया था और वो आया था मेरा 22 मार्च को। आज भविष्य में मेरा आगे इसी लाइन में मुझे आगे जाना है, क्योंकि इस लाइन के अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसी लाइन में है। क्या नाम है आपका? वंशु शर्मा, मेरा रियल नेम वैष्णवी शर्मा है। इंडस्ट्री में मेरा वंशु शर्मा है, हरियाणा में मुझे सब वंशु शर्मा के नाम से जानते हैं। मुझे ब्रेक दिया था जो मेरे हरियाणा में गुरु हैं रमेश माजरिया, उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था। मेरे मम्मी पापा और उनके जरिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तिजारा अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर 4 दिनों से ग्राम वासियों का चल रहा धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई। अस्पताल के 21 सूत्रीय जनहित मांगे मंजूर कर धरना समाप्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में 10 पद रिक्त पड़े हैं। विभिन्न जाँच एवं दवाइयों पर CHMO श्री राम शर्मा व RCHO अरविंद गेट द्वारा कस्बे वासियों को 21 सूत्रीय मांगों पर 4 डॉक्टर तुरंत प्रभाव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाए गए तथा 1 डॉक्टर प्रदीप को अलवर लगाया गया। BCMO मनोज यादव, चिकित्सा प्रभारी रवि प्रकाश को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि कस्बे वासियों का कहना है कि जनवरी तक 10 रिक्त पदों डॉक्टरों के नहीं लगाए गए तो धरना प्रदर्शन दोबारा चालू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रामचंद्र सैनी, वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, बन्ने सिंह बिधूरी, पूर्व पार्षद वीरेंद्र सैनी, गुलशन गुप्ता, सचिन जैन, कैलाश सिंधी, राजेश जैन, लाल सिंह सैनी,
सुभाष यादव, पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी, संदीप मेहरा, अजय सोनी, आसीन, नंदकिशोर, ओम प्रकाश, दीपक सैनी, आरिफ, अंकित शर्मा, बुधराम, हिमांशु, पदम सैनी, एडम गुर्जर, अमी लाल, सुभाष जैन सहित मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें आपके बच्चे को मिलेगा अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 3100 रुपए और सेकंड प्राइज जीतने वाले को 2100 और थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 1100 रुपए का नकद पुरस्कार और भी कई तरह के विशेष उपहार। CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 जनवरी 2023 से। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। CMRS इंस्टीट्यूट में हमारा पता है अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर J सर्किल, अलवर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014392684 और 9983269470। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ौदा में कस्बे में थाने के सामने प्राचीन बालाजी शिव मंदिर पर पोस्ट पड़ा का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि थाने के सामने वाले प्राचीन शिव बालाजी मंदिर पर कस्बे वासियों के सहयोग से पोस्ट बड़े का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पुआ व पकौड़ों का वितरण किया गया। जगदीश प्रसाद शर्मा, अनिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, दिनेश कुमावत, तारा कुमावत, मुकेश गर्ग, बबलू कुमावत, मुक्का, कृष्ण बंसल, विशाल सेन, मयंक सहित अनेक भगत मौजूद रहे। साईं मंदिर के हर वर्ष की भांति इस वर्ष ये पोस्ट बड़ा का प्रोग्राम रहा, जिसमें बहुत ही अच्छे कार्यक्रम भक्तगण व सभी ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया था। इसमें सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रसाद वितरण हुआ और कोई भी विपत्ति आपत्ति नहीं आई। शांतिपूर्ण कार्य संपूर्ण हुआ। अपना नाम? मैं पंडित मुरारी लाल शर्मा। रेजिडेंशियल सोसाइटियों की लापरवाही इन दिनों खुलकर सामने आने लग रही है। भिवाड़ी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा आवासीय सोसाइटियां हैं, जिनमें हजारों लोग रह रहे हैं। ये सोसाइटियां जब लोगों को फ्लैट देती हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और सभी सुविधाएं देने का वादा किया जाता है, लेकिन लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता और अव्यवस्थाएं चारों तरफ फैली रहती हैं। ऐसा ही एक मामला भिवाड़ी की राष्ट्रीय रॉयल रेजिडेंसी सोसाइटी में देखने को मिला। इस सोसाइटी में करीब 290 फ्लैट हैं और उनमें से 225 फ्लैट बुक हैं, जिनमें परिवार रह रहे हैं। इन सोसाइटी में ना तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है और ना ही CETP प्लांट की कोई व्यवस्था है। बिल्डर्स ने सोसाइटियों के पानी को हाउसिंग बोर्ड की सीवरेज लाइन में अवैध रूप से डाल रखा है, जिससे हाउसिंग बोर्ड को पानी को ट्रीट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वहीं सोसाइटी का बिल्डर मुफ्त में फायदा उठा रहा है। इस बात की भनक जब बीड़ा अधिकारियों को लगी तो बुधवार सुबह बीड़ा के अधिकारियों ने पहुंचकर सोसाइटी से सीवरेज लाइन में डाली जा रही पाइपलाइन को बंद कर दिया, जिससे सोसाइटी का पानी निकलना बंद हो गया और वहां अंदर ही पाइपों में भरता चला गया। यही नहीं, सोसाइटियों ने कुछ पानी सोसाइटी के पीछे खुले पड़े खेतों में भी छोड़ा हुआ है, जिसमें सोसाइटी के पीछे का एरिया पूरा तालाब में तब्दील हो चुका है और वहां पर मक्खी, मच्छर व अन्य जानवरों का जमावड़ा है। सोसाइटी के लोग सुबह से ही परेशानी झेल रहे हैं। इस विषय में जब सोसाइटी के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर महीने बिल्डर्स का मेंटेनेंस के नाम के रुपए दिए जाते हैं और सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्हें पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही हैं। फिलहाल रीको के अधिकारियों ने सोसाइटी के पानी का सीवरेज लाइन में डालने से बंद कर दिया है। अब देखना यह है कि बिल्डर्स लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है। इस मामले में जब सोसाइटी में मेंटेनेंस का जिम्मा संभाल रहे राम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी का CETP प्लांट कुछ दिनों से बंद हो गया था। इस वजह से पानी पाइपलाइन में ही भर गया था, इसलिए परेशानी आ रही थी। रीको के अधिकारी लाइन को क्यों बंद कर गए मुझे नहीं पता। 2-4 दिन में CETP के प्लांट को ठीक करा लिया जाएगा। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के बिरोध गांव में 18वीं बाबा कुंदन दास क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि धाकड़ दास महाराज इंद्र यादव समाज सेवी ने किया। इस दौरान इंद्र यादव समाज सेवी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद खेलों का जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि खेलों को खेल की भावना से खेले व ईमानदारी का परिचय देते हुए प्रतियोगिता को संपन्न करवाएं।
इंद्र यादव ने सभी क्रिकेट प्रेमियों से भाईचारे के साथ खेलने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलजुल कर एवं भाईचारे के साथ खेलना है। इस मौके पर राजा राम, महेश गुप्ता, जसवंत, नरेंद्र धनवाल, मनोज सरपंच, जगमेश पंच, अभय पंच, शक्ति पंच, राजेंद्र चौधरी, भीम चौधरी, धर्मेंद्र यादव, बजरंग गुरुजी, जयपाल यादव मऊ, जेपी यादव, बल्लू शर्मा, मोहित यादव, सचिन गुर्जर, रविंद्र कालूका एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। नौगांवा थाना क्षेत्र के गांव नारथला में भेड़ की पूंछ काटने के चलते दलित समाज और विशेष समुदाय के लोगों में हुए विवाद को लेकर दलित समाज के घायल व्यक्ति पदम मेघवाल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर भाजपा युवा मोर्चा के लोग अस्पताल पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते मरीज पदम मेघवाल का इलाज नहीं कर सकते, उसको डिस्चार्ज करने में लगा हुआ है, जबकि मरीज की अभी स्थिति खराब है। उसके बावजूद मरीज पदम मेघवाल को डिस्चार्ज कर उसको ट्रॉमा वार्ड से बाहर कर दिया, जबकि ट्रॉमा में भर्ती पदम मेघवाल को डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने मंगलवार सुबह राउंड के दौरान इलाज होने के बाद ही उसको डिस्चार्ज किया था। डिस्चार्ज होने के बाद ट्रॉमा वार्ड में भर्ती पदम मेघवाल की फाइल बंद हो गई। ऐसे में फाइल बंद होने के बाद ट्रॉमा वार्ड का स्टाफ इलाज कैसे करेगा? लेकिन फिर परिजनों का आरोप है कि मरीज पदम मेघवाल का इलाज सही ढंग से नहीं हुआ। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ना तो पदम मेघवाल को जयपुर रेफर किया और ना ही अस्पताल में उसको दोबारा से भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पदम मेघवाल की 3 जगह फ्रैक्चर होने के बावजूद भी उसे 2 दिन तक अस्पताल प्रशासन ने इलाज नहीं किया और उसको मंगलवार सुबह डॉक्टरों ने ट्रॉमा वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद भाजपा नेता जय आहूजा और भीमसेना जिलाध्यक्ष नवल सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात कर उसको 1 दिन के लिए अस्पताल में इलाज के लिए रुकवाया। लेकिन जैसे तैसे एक रात पदम को वार्ड में रखा गया, लेकिन बुधवार सुबह को उसको ट्रॉमा वार्ड से बाहर निकाल दिया और कहा कि इसको घर ले जाओ। उन्होंने कहा कि अभी मरीज को आराम नहीं है, उसके बाद भी उसको घर ले जाने के लिए कह दिया गया। नारथला से शेरपुर से यहाँ जो हमारे गांव में एक जानलेवा हमले के तहत जो झगड़ा हुआ था, उसमें 10-12 लोग जो इंजर्ड हुए थे, उनमें से 4 जो केस है वो बहुत ही सीरियस हैं, जिसके तो एक तो हेड इंजरी होने की पूरी 100% संभावना है। क्योंकि मैंने कल उससे सुबह जब उससे बात करी थी तो वो मुझको अच्छे से नहीं पहचान रहा था, और फिर भी उसने मेरे को ऐसे नाम से पहचान लिया कि हाँ भाई तुम मुकेश है। वहाँ के बाद में 3-4 बजे बाद गया तो उसने कहा मेरे से भाई अरे यार तू तो मिलने को भी नहीं आया। और दूसरा उसके ना तो उसका हाथ काम कर रहा है ना उसका पैर काम कर रहा है, एक लंग पूरी तरह से उसकी सुन्न है। और कल उसको जबरदस्ती फिर भी ये बोला जा रहा था भाई इसको आप डिस्चार्ज कराओ, लेकिन हमने फिर भी उनको रोके रखा। तो मुझे संभावना है कि वो पूरी तरीके से एक साइड उसकी पैरालिसिस की संभावना हो चुकी है। क्या लगता है कि वो अस्पताल प्रशासन या और दूसरी बात यह है कि जो मेरा दूसरा पेशेंट था जो ट्रॉमा सेंटर में था पदम, उसको 2 दिन भी हॉस्पिटल में सही तरीके से नहीं रहने दिया, जबकि 3 जगह से उसको फ्रैक्चर है। दूसरा उसके पसलियों में जो चोट लगी है पत्थर से, लाठियों से, उसमें पूरी तरह से वो दर्द से चिल्लाता रहा। फिर भी उसको जबरदस्ती कल डिस्चार्ज कर दिया था, फिर भी हम उसको नहीं ले गए। क्योंकि जब आदमी एक उपचार के लिए हॉस्पिटल आता है, नहीं कि दुख पाने के लिए, और उल्टा ये दुख पा रहा है फिर इसको घर भेज रहे, तो घर पे कौन सा इलाज होता? हम गांव में बैठे कौन सा इलाज होता हमारा? तो इसलिए हमने इसको जबरदस्ती यहाँ रात पर पटके रखा, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। फिर हमने मेडिकल से एक टेबलेट लाए थे पेन क्लीनर, और फिर उसको वो टेबलेट दे करके पूरी तरह से रात काटी और सुबह निकाल करके इसको बाहर यहाँ पटक रखा है। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पड़ा है व्हील चेयर पे, और अब कह रहे हैं भाई इसको आप घर ले जाओ। अब हम इसको घर तो ले जाएं, लेकिन कहीं इसको आराम तो मिले पूरी तरह से। क्या लगता है कि क्या मानसिकता हमें मानसिकता लग रही है कि ये किसी न किसी रूप से दबाव में काम कर रहे हैं। किसके दबाव में? किसी, चाहे ये मैं ये तो नहीं कह सकता चाहे वो पैसे का हो या राजनीतिक दबाव हो, है कोई दबाव, क्योंकि आज के जमाने में गरीब की कोई सुनाई नहीं है। दूसरा पक्ष यही भी, हाँ दूसरा पक्ष है जो वो, क्योंकि उसमें कई गाँव के लोग सम्मिलित हैं, एक विशेष समुदाय है, पैसे वाले हैं, तो वो तो पैसे भी आपका क्या कदम होगा? सर मेरा यह है कि अगर यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पहली बात यह है कि ये दोबारा इसको एडमिट करें। एडमिट करने के बाद में यदि ये इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो हमें रेफर करें जयपुर के लिए, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हम नहीं चाहते कि भाई हमारा इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास कि हम कहीं बाहर इसको मेडिसिन रेफर नहीं कर रहे और यहाँ भी नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, जयपुर के लिए रेफर नहीं कर रहे।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पेशेंट से हम संतुष्ट नहीं है कुल मिला के। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में धूम्रपान करने वाले लोगों पर अस्पताल प्रशासन और सीएमएचओ विभाग की टीम ने पहुंचकर आज चालान काटने की कार्रवाई करते हुए समझाइश की गई और सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। टीम ने अस्पताल परिसर में सिगरेट पीने वाले लोगों की जेब से बीड़ी सिगरेट के पैकेट फिकवा दिए, लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर बीड़ी सिगरेट तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि टीम ने अस्पताल परिसर के बाहर धूम्रपान करने वाले लोगों पर चालान काटने की कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई के दौरान अस्पताल परिसर के बाहर दुकानदार बीड़ी सिगरेट तंबाकू बेचते हुए नजर आए। वह सब टीम को नजर नहीं आया, सिर्फ टीम ने लोगों पर कार्रवाई कर इतिश्री कर दी, लेकिन बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ तक कार्रवाई नहीं की गई। वैसे तो सीएमएचओ विभाग की टीम कोटपा एक्ट के तहत दुकानदारों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है, लेकिन टीम को अस्पताल परिसर के बाहर दुकानदार बीड़ी सिगरेट बेचते हुए दिखाई नहीं दिए। नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल यादव से जब अस्पताल परिसर के बाहर बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी डिप्टी सीएमएचओ साहब ही दुकानदारों पर कार्रवाई करेंगे। उनसे बात कर ली है और वहां से टीम वापस लौट गई। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर सार्वजनिक स्थल और अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने और उनको समझाइश की जा रही है कि वह धूम्रपान नहीं करें। देखिए, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब के द्वारा अलवर जिले को 40 दिवस में टोबैको फ्री करने के लिए जो एक अनुकरणीय मुहिम चलाई है, उसी मुहिम की परिणति के अंदर आज हम हमारे अस्पताल परिसर में जो लोग हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से धूम्रपान हमारे लिए हानिकारक है, और जो लोग हैं धूम्रपान करते हुए पाए गए हैं उनसे इस तरह की एक शपथ भी दिलाई गई कि आगे धूम्रपान नहीं करेंगे। जैसा विदित एक अस्पताल एक ऐसी जगह है, एक पवित्र स्थान है जहां हर व्यक्ति आमजन अपने व्याधि को नष्ट करने के लिए, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए आता है, और इस तरह के परिसर में अगर इस तरह की धूम्रपान की जाती है तो परिसर इससे दूषित होता है। तो हमने भी ये मुहिम में माननीय कलेक्टर साहब के साथ चाहते हैं कि 40 दिन के अंदर टोबैको फ्री बनाने के लिए किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं, इसी के लिए आगे नहीं करें। राजपाल जी, अभी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं अस्पताल में, लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर बीड़ी सिगरेट पर जो बिक रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? आप क्या करेंगे? सर, इसके लिए हमारे यही से क्या है, बीड़ी सिगरेट अंदर जा रहा है, मॉडल है, डिप्टी सीएमएचओ साहब उनसे निवेदन भी करेंगे, और वो लगातार इस तरह की मुहिम भी चला रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। और हमारे भी आज परिसर में भी चालान की गतिविधि को हमारे जो रेफरेंस अधिकारी उनके द्वारा की जाएगी, और हम भी डिप्टी साहब से निवेदन करेंगे कि इस तरह की मुहिम और चालान काटे जाएं, जिससे लोगों को जागरूकता भी मिले और इनका निषेध कर पाए। तो ये रोजाना चलेगा या अब आज ही एक अभियान खत्म हो जाएगा? जो निर्देशानुसार 40 दिवस तक जो एक योजना कार्य योजना तैयार की गई है, उसी कार्य योजना की परिणति में अधिक से अधिक लोगों को जागरूकता करने का और संदेश देने का योजना है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आए है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में लोगों ने आज पुलिस की वर्दी में हेलमेट चोरी करने वाले चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह हेलमेट चोर पिछले 2 सालों से जिला अस्पताल की पार्किंग से लगातार हेलमेट चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने लगा हुआ है। इस चोर ने अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लगे करीब 50 से अधिक हेलमेट चोरी किए हैं और आज भी पार्किंग स्टैंड में खड़ी मोटरसाइकिल पर लगे हेलमेट चोरी करते समय पकड़ा गया। पार्किंग स्टैंड संचालक मोना गुर्जर ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि यह चोर पुलिस की वर्दी में आता है और मौका देखकर बाइक पर लगे हेलमेट चोरी कर फरार हो जाता है। ऐसे में पार्किंग में गाड़ी खड़े करने वाले लोग हेलमेट चोरी करने का आरोप पार्किंग संचालक पर लगाते हैं। इसलिए आज पुलिस की वर्दी में आए चोर को हेलमेट चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमने 2 साल के अंदर तीसरी या चौथी बार पकड़ा है। पहले भी पकड़ा था, पकड़ने के बाद हमने पुलिस में दिया इसको, पुलिस वालों ने इनको कोतवाली भिजवाया, फिर हमको आगे का पता नहीं कैसे होता है क्या नहीं क्या है। इसको आज पकड़ा है, इसने खाकी वर्दी पहन रखी है, तो कम से कम ये 2 साल के अंदर 50 हेलमेट चोर के ले जा चुका कम से कम। पीछे से आता है चोर, रास्ते से वहीं से भाग जाता है। ये अब क्या कर रहा है? अब पीछे हेलमेट छोड़ रहा था, बाइक के पीछे छुप के बैठा था। एक हेलमेट इसके अंदर से निकला हुआ है, थैले के अंदर से। ये कह रहा था कि मैं दवाई लेने आया था, दारू में ड्राइवर का। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरप्रीत जी थे पहले पुलिस में, उनसे पूछो, नूरदीन जी से पूछो, उसके टाइम में पकड़ा इसको। उसके बाद आज आया पकड़ में, 6 महीने बाद। भारत तिब्बत सीमा पुलिस केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज के 9 भवनों का उद्घाटन बुधवार को किया गया। सीटीसी आईटीबीपी अलवर शहर से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ के बेरावास गांव में स्थित है। इन नव निर्मित भवनों में 2 प्रशिक्षणार्थी छात्रावास और 83 परिवार आवास शामिल है। इन भवनों को संस्थान के प्रशिक्षुओं और बल के जवानों और उनके परिवारों के प्रयोग लिए बनाया गया है। इन आवासों के बनने से अब सीटीसी आईटीबीपी में पदस्थ जवानों और उनके परिवारों का 100% हाउसिंग सेटिस्फेक्शन उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कैंपस में पदस्थ सभी रैंक परिवार के साथ कैंप परिसर में रह सकेंगे। उद्घाटन हुए इन दिनों छात्रावासों में कुल 800 प्रशिक्षु रह सकते हैं। इन छात्रावासों में खास बात ये है कि किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में ये पहले ऐसे छात्रावास हैं जिनमें पूर्णतः केंद्रीय एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे हुए हैं। सीटीसी राय ने आईटीबीपी के जवानों की दी जा रही ट्रेनिंग की सराहना की। उन्होंने बल के हिमवीरों द्वारा देश की संप्रभुता को कायम रखने, सीमा सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा ड्यूटियों में दिए जा रहे योगदान की प्रशंसा की। राय ने कहा कि आईटीबीपी सरकार के फ्लैगशिप मिशनों के व्यापक प्रसार प्रचार व उनके क्रियान्वयन और आपदा के दौरान राहत और बचाव के उत्कृष्ट कार्य करती रही है, जिस पर राष्ट्र को गर्व है। अनीश दयाल सिंह डीजी आईटीबीपी ने अपने स्वागत संबोधन में बल की उपलब्धियों और देश सेवा में इनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमेशा समर्पित है और अपने आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठता के भाव से राष्ट्र की सेवा करती रहेगी।
इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति, सहयोगी संगठनों व स्थानीय पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी, आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय निवासी और जवान उपस्थित रहे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भर्ती और प्रशिक्षण की आवश्यकता के चलते केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय की संकल्पना की गई थी। इस केंद्र को अलवर, राजस्थान में स्थापित करने की स्वीकृति गृह मंत्रालय ने 2012 में दी थी। शुरुआत में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध न होने के कारण संस्थान का परिचालन रामगढ़, पंचकुला, हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। 2013 में वर्तमान स्थल बेरावास पर केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 300 एकड़ भूमि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को उपलब्ध करवाई थी। 16 दिसंबर 2014 को पंचकुला से शिफ्ट होकर इस स्थल से इसका परिचालन शुरू कर दिया गया था। आईटीबीपी में सीटीसी को स्थापित करने का उद्देश्य बल में सीधी और विभागीय भर्ती से नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों के आधार और सेवा के दौरान अन्य प्रमोशन एवं अन्य कोर्स संचालित कर उन्हें प्रशिक्षित करना है। वर्ष 2015 से अभी तक विभिन्न संवर्गों में लगभग 15,000 पदाधिकारियों को इस केंद्र ने प्रशिक्षित किया है। इस संस्थान में प्रतिवर्ष औसतन 1900 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण काल में शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बल की आवश्यकताओं के मद्देनजर यह विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र अत्याधुनिक तौर तरीकों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों में उत्कर्ष, कार्यकुशलता, आत्मविश्वास, सहनशीलता आदि के गुणों का सृजन करता है। महोदय, आज उद्घाटन के लिए तैयार भवनों में 56 टाइप 2 क्वार्टर्स हैं, 16 टाइप 3 है, 8 टाइप 4 है एवं 3 टाइप 5 रिहायशी आवास है और इसके साथ साथ 2 प्रशिक्षणार्थी छात्रावास भी शामिल है। यह ट्रेनीज हॉस्टल सीएपीएफ में अपनी तरह में पहले हॉस्टल है जिसमें एक नए तरीके का एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है, उसको वीआरवी सिस्टम कहते हैं, जो कि सर्दी में गर्माई पहुंचाने के लिए और गर्मी के समय में एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करने की व्यवस्था है सर। तो हॉस्टल नंबर 2 में हमारे ये संस्था हमने पहली बार सीएपीएफ में किसी ने भी पहली बार लगाई है। महोदय, जब 2000 प्रशिक्षु और अन्य स्टाफ स्थायी आवास जैसे टेंट इत्यादि में रहते थे सर, इस तरह के टेंट से ट्रेनिंग कार्मिकों को अपना परिवार साथ रखने की सहूलियत मिलेगी और प्रशिक्षण हेतु यहां आने वाले ट्रेनीज को हॉस्टल्स के रूप में व्यवस्थित आवासीय सुविधा मिलेगी, जिससे संस्थान की कार्य दक्षता में काफी बढ़ोतरी आएगी। महोदय, मुझे हर्ष है कि इन रिहायशी भवनों के आज उद्घाटन हो जाने के बाद इस कैंपस में सभी पदस्थ कर्मियों के लिए 100% आवासीय संतुष्टि दर प्राप्त कर ली जाएगी। आईटीबीपी के जवान दूर दराज की पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, तो अगर उनको अपना परिवार भी यहाँ रखना हो तो उसके लिए हम इसी अपने जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है इसमें हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 10% हम निकाल के अलग रखें, जिसमें कि वे अपने परिवारों को यहाँ रख सकें। काम किया है महोदय। प्रशिक्षण के क्षेत्र में आईटीबीपी की गतिविधियां विशेष हैं। आईटीबीपी मूलतः एक माउंटेन ट्रेन फोर्स है और बल के सभी रैंक्स की समुचित ट्रेनिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाई एल्टीट्यूड और साहसिक खेलों जैसे पर्वत आरोहण, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग आदि में हमारी प्रशिक्षण क्षमता हमें अन्य बलों से अलग पहचान प्रदान करती है। तैयार हुए हैं आज के रियासी भवनों के उद्घाटन के संस्थान के पदस्थ जवानों के लिए 100% जैसा आईटीबीपी के डीजी साहब आपको पहले बता चुके हैं। 100% हाउसिंग सर्टिफिकेशन के लक्ष्य को यानी संतुष्टि, आवासीय संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मेरा हर्ष का विषय 100% आवासीय संतुष्टि कम बात नहीं है और कम समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आवास की संतुष्टि दर को बढ़ाने के लिए लगातार कई प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में सीएपीएफ
ई आवास वेब पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है। इसके माध्यम से किसी भी बल में उपलब्ध खाली आवास को अन्य बलों के इच्छुक कर्मियों को आवंटित किए जाने का प्रावधान है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसका लाभ हमारे नौजवान को मिलना प्रारंभ हो चुका है। आईटीबीपी के इस उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र में बल के अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिससे बल और बलशाली होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार मिशन कर्मयोगी जैसे कई प्रशिक्षण प्रयासों को लेकर बहुत गंभीर है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के दारूकोटा मोहल्ले की गली नंबर 6 में अज्ञात चोर घर के बाहर खड़ी नई साइकिल चोरी करके मौके से फरार हो गए। चोरी का पूरा मामला गली में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां एक युवक गली में आया और घर के बाहर खड़ी नई साइकिल लेकर फरार हो गया। चोरी होने का यह कोई पहला मामला नहीं आया है। इससे पहले भी अरावली विहार थाना क्षेत्र में 2 घरों के अंदर खड़ी हुई नई साइकिलों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और चोर घर की बाउंड्री में कूदकर साइकिल लेकर मौके से फरार हो गए। अरावली विहार थाना पुलिस ने पूर्व में चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार भी किया था। राजस्थान के 13 जिलों में चंबल नदी का पानी पहुंचाने के लिए बनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 13 जिलों के लोगों को यह पता चले कि RCP क्या है और इसके क्या फायदे हैं, किसानों को इसका किस तरह से फायदा मिलेगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संगठन की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि आज गौरी देवी राजकीय महाविद्यालय में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता भामाशाह रामनिवास मीणा द्वारा आयोजित की जा रही है। रामनिवास मीणा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से 13 जिलों में यह मैसेज देना है कि RCP क्या है और चंबल का पानी नहर के माध्यम से 13 जिलों में किस तरह जाएगा और किसानों को क्या क्या फायदे होंगे। यह प्रतियोगिता इस माह तक पूरी कर ली जाएगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि ERCP को लेकर राजस्थान में आंदोलन किए जा रहे हैं और राजस्थान सरकार भी इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से कई बार मांग कर चुका है। मैं प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हम सबका इतना अच्छे से आप लोगों ने स्वागत किया है। मैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना महिला प्रकोष्ठ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष संगीता गुजर, और आज हम अलवर की पावन धरती पर इसलिए आए हैं क्योंकि ERCP के ऊपर निबंध प्रतियोगिता जो कि भामाशाह रामनिवासी मीणा है, इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा यह सूचना यहाँ पे देनी थी हम लोगों को, यह मैसेज यहाँ तक पहुँचाना था कि आप अपने कॉलेज में बेटियों से ERCP के ऊपर निबंध लिखवाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके ERCP क्या है। ERCP 13 जिलों में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसानों के खेतों में नहर द्वारा चंबल का पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो हमारा एक छोटा सा मैसेज आ रहा है सभी के पास। पानी के आने के बाद देख किसान के ठाट, तो वो ठाट जो है वो मैं अभी ना बता के आपको वो निबंध, जिस दिन ये निबंध प्रतियोगिता पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उस निबंध की प्रतियोगिता के बाद आपको यहीं की बेटियां बताएगी कि ERCP क्या है। तब ये निबंध प्रतियोगिता होनी है। निबंध प्रतियोगिता आज हमें यहाँ की प्रिंसिपल मैम मिलेंगी, वो टाइमिंग हमें नहीं पता, लेकिन इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। नीमराना कस्बे में माचरी रोड स्थित ओम श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल में नारी चौपाल का आयोजन हुआ। नारी चौपाल का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रशिक्षु IAS रिया डाबी ने सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया। नारी चौपाल में राज्य स्तर पर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता चंचल यादव, विज्ञान वर्ग में गोल्ड मेडलिस्ट दीपा गुप्ता, विज्ञान वर्ग में सिल्वर मेडलिस्ट मोना यादव, राजीविका में उत्कृष्ट कार्य करने पर ज्योति कंवर, रजनी यादव, तुलसा कंवर, ममता गुर्जर, संतोष प्रजापत, निशा मीना को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नारी चौपाल में पहुंचे विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने बालिकाओं से केक काटवाकर बेटी महोत्सव मनाया। महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक ऋषिराज सिंगल ने नारी शक्ति को संबोधित करते हुए लैंगिक भेदभाव को मिटाकर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए नारी चौपाल में शपथ दिलाई। चौपाल में महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। नारी चौपाल में विभिन्न विभागों के
स्टॉल्स में योजनाओं की जानकारी, उड़ान योजना, घरेलू हिंसा को रोकने की जानकारी, समाज में लिंगानुपात सुधार, महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं से संबंधित अंतर विभागीय योजनाओं, अधिनियमों के प्रसार प्रचार एवं जागरूकता के लिए नवाचार, बालिकाओं को गुड टच एंड बैड टच की जानकारी दी गई। साथ ही नारी चौपाल में उपस्थित समस्त ग्राम साथिनों में से गांव में बेटी के जन्म होने पर कांशी की थाली बजाने, जज्जा गीत, मंगल गीत जैसे आदि छोटे छोटे प्रयास करने की अपील की है, जिससे समाज में बेटियों के प्रति जन्म से ही होने वाले लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सके। नारी चौपाल में राजीविका समूह की महिलाओं को इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 25 से 30% अनुदान ऋण योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार करने की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनों को महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण देने की अपील की है। इस दौरान प्रशिक्षु IAS रिया डाबी, महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक ऋषिराज सिंघल, जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर, तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल, BCMO गजराज, CDPO राजकुमार यादव, ओम श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल डायरेक्टर अमीलाल यादव, व्यवस्थापक सुजान सिंह यादव, नीमराना थानाधिकारी सुमड़ी लाल मीणा, डॉक्टर दीप शिखा, PO स्वाति पारिक, अनीता यादव, नीमराना प्रधानाचार्य कर्म सिंह यादव, पर्यवेक्षक मनीषा यादव, महिला पर्यवेक्षक सरोज यादव, संतोष यादव, चंदा शर्मा, सहायक विकास अधिकारी राजेश पवार, ब्रांड एम्बेसडर आशा सुमन व नीमराना ब्लॉक की समस्त ग्राम साथिनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मातृशक्ति मौजूद रही। साइट सेवर संस्थान ने सरकारी विद्यालयों के दृष्टिबाधित बालक व बालिकाओं को प्लस करिकुलम एवं ICT पर शिक्षकों का समावेशी शिक्षा पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला कार्यक्रम समन्वयक एकता गोयल ने कहा कि साइट सेवर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो राजस्थान के 12 जिलों में नेत्र स्वास्थ्य एवं 4 जिलों में समावेशी शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। साइट सेवर्स द्वारा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के मध्य हस्ताक्षरित MMOU अलवर जिले में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं के लिए साइट सेवर संस्थान DXC के आर्थिक सहयोग से शिक्षा परियोजना चला रही है। संस्था द्वारा 21 दिसंबर से अलवर जिले में संयोजन के पहले चरण में 5 दिवसीय मोबाइल, 10 दिवसीय प्लस करिकुलम, 4 दिवसीय शिक्षकों के ट्रेनिंग का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। ट्रेनिंग में 29 दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं मोबाइल एवं ब्रेल किट वितरण कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। संस्था द्वारा शिक्षकों को समावेशी शिक्षा शास्त्र एवं ICT का प्रशिक्षण 21 दिसंबर से प्रारंभ कर संस्था में दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने की विधि, कक्ष प्रबंधन एवं समावेशी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने, शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने एवं सक्षम लगाने में सहायक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा, राज्य कार्यक्रम प्रमुख अमरेश कुमार वांडे ने अलवर जिले में दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी। अलवर के राष्ट्रीय महाविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि ने अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान अपने 22वें जन्मदिन पर छात्र नेता विष्णु भिदुड़ी ने विराटनगर विधायक इंद्रराज के आवास पर केक काटकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हरेंद्र गुर्जर, रामेंद्र गुर्जर, योगी गुर्जर, विष्णु पहाड़ी, सत्तू गुर्जर सहित अनेक छात्र नेता मौजूद रहे। विधायक ने छात्रों से अपने महाविद्यालय सहित क्षेत्र की समस्याओं को सुना। बार एसोसिएशन भिवाड़ी प्रथम के पूर्व अध्यक्ष व लोक अभियोजक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के राकेश दायमा का जन्मदिन भिवाड़ी कोर्ट कैंपस में बड़ी धूमधाम व उत्साहपूर्ण रूप से मनाया गया। साथ ही अधिवक्ता सुनील शर्मा का पाटोदी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बनने पर भिवाड़ी बार एसोसिएशन के द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें भिवाड़ी के सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कोर्ट में सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।